दुनिया में जहां भी ईवीएम बना है, कहीं भी किसी भी विकसित देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने पोलिंग बूथ पर ही अपना वोट नहीं बचा पाएंगे। एक वाकया मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, ये जोरों से था कि हर पार्टी जो प्रचार करती है वो अपने चुनाव चिन्ह का नाम लेती है कि उस पर बटन दबा। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप हाथ छाप पर बटन दबा, बीएसपी कहती है कि आप हाथी छाप पर बटन दबाएं, समाजवादी पार्टी कहती है कि आप साइकिल छाप पर दबाएं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप कहीं भी दबाएं। जीतेंगे हम ईवीएम के खिलाफ हैं और हम चुनाव जीतेंगे भी, तभी ईवीएम की खिलाफत हम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और टोटल नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड के बीच में बड़ा डिस्पैरिटी रहता है। पिछले लोकसभा में उसको पाटने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया फॉर्मूला अपनाया कि उन्होंने कोई भी होल फिगर नहीं दिया, उन्होंने हमेशा परसेंटेज में फिगर दिया, और वो परसेंटेज अगर ऊपर नीचे हुई तो उन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो बदल गए। 2024 के लोकसभा में बीजेपी पार्टी जो खड़ी हुई है 073, मतलब लास्ट के 2 डिजिट 73 ही है, तो 24 के इलेक्शन में 240 जो सीट भाजपा जीती है, तो भाजपा 240 जीती है, वो भी चोरी करके जीती है। वो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसका आंकड़ा है वोटिंग का 15 करोड़ 91 लाख 30,973, मतलब उसमें भी 73 है अंतिम। उसके बाद में और आगे मैं लेके जाऊंगा आपको। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में आ जाइए आप। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला 79 लाख 36,573, इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है। और आप जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा में जो खड़ी थी, तो देश में जो उनको वोटिंग मिला उसमें भी जो वोट मिला उनको, तो वो मिला 11 करोड़ 91 लाख 36,573, मतलब ये 73 6 बार रिपीट होता है। जब चुनाव आयोग से सवाल हम पूछते हैं तो सरकार एक्टिव हो जाती है, भाजपा सरकार, और भाजपा सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है। आप सबके वीडियो डिलीट कर दिए गए, बहुत सारे चैनल डीमोनेटाइज कर दिए गए, लेकिन तब भी आप खबर लगाते रहे। गुड आफ्टरनून, जय भीम साथियों। आज एक खास मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए हमने ये वार्ता बुलाई है। पिछले कई वर्षों से संविधान बचाओ संघर्ष समिति की बैनर तले हम लोगों ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाया। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय बहुत आंदोलन चला इस पे, और जब चुनाव आयोग से सवाल हम पूछते हैं तो सरकार एक्टिव हो जाती है, भाजपा सरकार, और भाजपा सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है। आप सबके वीडियो डिलीट कर दिए गए, बहुत सारे चैनल डीमोनेटाइज कर दिए गए, लेकिन तब भी आप खबर लगाते रहे। हमारे कई वीडियोस डिलीट हुए, बहुत सारे साथियों के चैनल डीमोनेटाइज भी किए गए, लेकिन तब भी ये सरकार चाहती है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाएं और ये मनमानी करते रहें। इसलिए आपको हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए हैं। हम ईवीएम के खिलाफ हैं और हम चुनाव जीतेंगे भी, तभी ईवीएम की खिलाफत हम करेंगे। और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि आरएसएस और बीजेपी, आप बार बार देखते हैं जब सरकार से सवाल पूछो तो इलेक्शन कमीशन से पूछो तो सरकार इनके डिफेंस में आ जाती है। भाजपा के सारे प्रवक्ता जो लगते हैं डिफेंड कर। आरएसएस जब संविधान सभा में जब संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, 4 दिन बाद आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा है। ये देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल छपा है 4 दिन बाद। ये अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट मसले हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि क्यों आरएसएस नहीं चाहती है कि ईवीएम की खिलाफत हो। आरएसएस चाहती है कि सब लोग को वोटिंग राइट नहीं मिले, इसलिए एसआईआर का जो प्रक्रिया हुआ आप सब देख रहे हैं। पहले ईवीएम से चोरी, फिर एसआईआर से वोट कटिंग, तमाम पहलू हैं। थोड़ा सा यहाँ बताना लाजमी होगा कि संविधान सभा बनने से पहले 1919 से ही डॉक्टर अंबेडकर वोटिंग राइट को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे।
संविधान सभा में भी बहस हुई, ये भी बहस हुई कि कुछ क्वालिफिकेशन रखा जाए एजुकेशन संबंधी, लेकिन उसमें संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया और सब एडल्ट को उन्होंने वोटिंग राइट दिया। ये इसलिए प्रसंग बस ये बता रहा हूं कि जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया ऑर्गेनाइजर का 30 नवंबर 1949 का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत के नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्विस और कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स शामिल किए हैं, लेकिन इसमें पुराने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों, इंस्टीट्यूशंस, नाम और फ्रेज का कोई निशान नहीं है। पुराने भारत का मतलब क्या है? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, उसके हिसाब से। उसमें तो वोटिंग राइट का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से न्याय व्यवस्था है, कानून है। आगे इसमें लिखा गया है कि हमारे नए संविधान में पुराने भारत में हुए खास संवैधानिक विकास का जिक्र नहीं है। मनु की रचनाएं फारस के सोलोन के, स्पार्टा के, लाइकर्स के बहुत पहले लिखी गई थी। आज भी मनुस्मृति बताया गया उनके कानून दुनिया में काबिल तारीफ के काबिल हैं और अपने आप मानने और मानने को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बर्क, मिल और जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू हुई सब कुछ है। साफ साफ मनुस्मृति की वकालत कर रहा है। इसलिए वो ईवीएम के थ्रू वोट चोरी करके, जैसे तैसे करके, आप एसआईआर करके बेसिकली ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं देना चाहती। एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में भी इसमें लिखा गया है, जो आपको मैं बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि जरा सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी की पॉलिटिकल मुद्दों पर सोचने और समझदारी से काम करने की इनर्शिया को समझते हुए, मतलब आम आदमी को जो है ना, वो सामाजिक राजनीतिक बात वो नहीं समझ सकता है। इनर्शिया को समझते हुए हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को लेकर ओवर पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात? कि उस समय भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का एक तरह से इसमें विरोध है। तो इसलिए जो पूरी प्रक्रिया है, ईवीएम है, वोट चोरी है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर आरएसएस, बीजेपी और सरकार के लोग डिफेंसिव रहते हैं और चाहते हैं दुनिया में जहां भी ईवीएम बना है, कहीं भी किसी भी विकसित देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने पोलिंग बूथ पर ही अपना वोट नहीं बचा पाएंगे, पोलिंग बूथ पर ही नहीं जीत जाएंगे। इसलिए वोट की चोरी है, सरकार की चोरी है, ईवीएम की लीला है, हेराफेरी है, तमाम मसले हैं। इसको लेकर अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। सारे नेताओं को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे फोरम की ओर से और इस मुद्दा को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज दो साथी हैं, भैया जी राम टेके साहब हैं, चंद्रपुर के रहने वाले इंजीनियर हैं। इन्होंने काफी मैथमेटिक्स के हिसाब से काफी इस पर शोध किया है कि कैसे वोट की चोरी होती है। ये दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह गए, लेकिन कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरा मानना है ये पॉलिटिकल लड़ाई है, इसको पॉलिटिकली लड़ा जाना चाहिए। ये आपको आंकड़े देंगे। हमारे साथ बगल में डॉक्टर सूरज मंडल है, आप जानते हैं लगातार ईवीएम पे हम लोग के साथ मिलकर संघर्ष करते रहे। तो मैं पहले सूरज मंडल साहब को मैं आग्रह करूंगा, भैया जी राम टेके साहब को आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। आइए। साथियों, सबको मेरा नमस्कार। ईवीएम के बारे में डॉक्टर रतनलाल सर ने आपको तो आगाह किया है कि उसका हिस्ट्री क्या है, ये आप सबको बताया है। मुझे आप लोगों से इतना ही कहना है कि ईवीएम की वोट चोरी जो है, वोट चोरी तो हुई है। वोट चोरी का कंप्लेंट 12 जुलाई 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दिया था। उन्होंने उसमें कंप्लेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रपुर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मीन्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को ये लेटर भेजा। तो उसमें यह लिखा गया था साहब कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर दो। चोरी की बात जैसे ही यूपीए गवर्नमेंट के ध्यान में आई तो उनको लगा कि ये चोरी बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
बैलेट पे ये अपना वीवीपैट जो है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट मशीन उन्होंने लाया। तो उसके पहले जो राज्य की जो नीला सत्यनारायण जी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, अधिकारी है वहाँ की, महाराष्ट्र की, उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में हम वोटर को उनको वोट देने के बाद वो उनके हाथ में पर्ची देंगे, वो पर्ची उनके हाथ में देने के बजाय वो एक बॉक्स में डाली जाएगी। आगे चल के उस बॉक्स का नाम बना वीवीपैट। तो वो वीवीपैट के जरिए वो इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर होगा, ऐसा मनमोहन सिंह सरकार को लगा। लेकिन ये सरकार में चलते चलते जो लोग ये जो कार्यपालिका के जो लोग होते हैं, जो चुनाव आयोग संभालते थे, तो इनके हाथ में ये मशीन लग गई। इन्होंने कुछ एविडेंस भी बीजेपी के लोगों ने दिया है कि ईवीएम को छेड़छाड़ करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने बैकडोर एंट्री से मुंबई से हैदराबाद तक वो ईवीएम को लाया गया और वापस उनको पहुंचाया गया, ताकि 2014 की भाजपा को चोरी बड़े पैमाने में करने के लिए उन्होंने ये सब किया। उसका प्रूफ आज ये है कि इन लोगों की चोरी इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग, हमारे सर बोलते हैं, सूरज सर, और कि ये मैनिपुलेट है, ये मशीन नहीं है, मैनिपुलेट है। तो ये चोरी का जो पकड़ने का जो जरिया है, तो वो जरिया कैसे? तो फिर 2009 में हमने एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि ये कोई भी, जैसे आपके कैमरे हमारे ऊपर में फोकस है, तो कैमरे में ये क्या है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, मोबाइल हो, तुम्हारा कैमरा हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, ये सब चीज़ें, सबका मैन्युफैक्चर अगर कोई चलता है तो वो चलता है मैथमेटिकल साइंस पे चलता है। और विश्व का ऐसा कोई साइंस नहीं बना जो साइंस मैथमेटिकल के आधार पे ना हो। कोई मैकेनिकल साइंस भी हो तो उसको मशीनरी की ज़रूरत है, मशीनरी भी बनती है तो वो गणित के शास्त्र से ही बनती है। अगर कोई डॉक्टर भी इलाज करता हो तो उनका भी मशीनरी का निर्माण मैथमेटिकल साइंस के थ्रू ही हुआ है। मतलब मैथमेटिकल साइंस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ऑल डिवाइसेस। तो हमने क्या किया कि मैथमेटिकल साइंस के थ्रू एक फार्मूला का निर्माण किया। उस फार्मूला का नाम है ईवीएम स्कैम फार्मूला। उस फार्मूला के जरिए, जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी मैथ में फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो जैसे ही हमने वो ईवीएम स्कैम फार्मूला में हमने जो चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन लिया, इलेक्शन लेने के बाद में जो नतीजे बाहर आए, तो नतीजे मतलब ईवीएम वोट, वो ईवीएम वोट को हमने जैसे भी ईवीएम स्कैम फार्मूला में फिट किए तो अपने आप चोरी बाहर आ गई। चोरी इतनी बाहर आ गई कि पूरी आज यानी बड़े पैमाने में आई। हमने हर चोरी का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट हमने चुनाव आयोग को दिया। देते 2025 का साल बाहर आया। 10 फरवरी 2025 को आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने लेटर से ये लेटर देना पड़ा। ये लेटर इस बैनर पे खड़ा है। ये लेटर उन्होंने 10 फरवरी 2025 को उन्होंने दिया। उस लेटर में स्पष्ट लिखा कि हमें सजेशन चाहिए, क्योंकि ये वोट की चोरी गणित शास्त्र ने पकड़ी है। कल चल के ऐसा ना हो कि आर्टिकल 51A, आर्टिकल पार्ट 4A में आर्टिकल 51A जो है उसमें साफ लिखा है कि ज्ञानार्जन हो, सुधार की भावना हो, और तो नागरिकों को वो मिलना चाहिए। तो नागरिकों का हक है कि कोई भी अगर साइंस के थ्रू अगर अपने देश में सुधार का भावना चाहता है तो आर्टिकल 51A के थ्रू उन्होंने वो देना चाहिए। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वोट की चोरी होती है। अगर उनको वोट की चोरी होती है ऐसा नहीं लगता था तो वो लेटर देने की कभी गलती नहीं करते थे। उन्होंने वो लेटर आईटी मिनिस्टर को दिया और आईटी मिनिस्टर ने, आप फोकस कर लीजिएगा, आईटी मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, वो ज्ञानेश कुमार जी को दिया है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने आज 1.5 साल हो गया ये लेटर का जवाब नहीं दिया है। और ये मैथमेटिकल का अपमान है। जो रामानुज जो यहाँ के गणित तज्ञ थे ना, तो आप सब उनका नाम जानते हैं। तो ये देश के गणित का अपमान है। ये देश के
बाबा साहब भी बोलते थे कि मैं आजन्म विद्यार्थी हूँ। एक विद्यार्थी ने जो स्कैम फार्मूला ढूंढ के निकाला, उसकी चोरी पकड़ी, वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथों में दिया, चुनाव आयोग के दफ्तर में दिया, और यहाँ तक उनकी सफलता प्राप्त हुई, फिर भी वो देना नहीं चाहते। तो ये गलत हो रहा है। मैं इसमें से कुछ आपको एक चीज़ें बताऊंगा, बस उसमें मैं आपको एंड करूंगा, फिर हमारे साथी बात करेंगे। लोकसभा 2019 में जो देश का जो टोटल वोट हुआ, वो वोट हुआ 61,61,073,073। हमारी थोड़ा मराठी है, अंग्रेजी हिंदी में जरा हमारा ज़्यादा अनुभव कम है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 073 है, तो इसमें 073 ये लास्ट डिजिट है। सेम 2024 का लोकसभा देखोगे आप, उसमें भी पूरे देश में मतलब इंडिपेंडेंट और तुम्हारा नोटा यानी नन ऑफ द अबो, ये दोनों का वोट अगर माइनस करें तो जो बचता है, तो वो सिर्फ बचता है देश के पॉलिटिकल पार्टी का। तो देश में 747 पार्टियां खड़ी थी। कितनी खड़ी थी? 747। 747 पार्टी का जो टोटल ईवीएम वोट आया, वो आया 61,75,00,000 39,073। तो 073 इसमें भी फिगर सेम है, जो 2019 के भी है और 2024 के भी है। उसके बाद में हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का 2024 में, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो ईवीएम का वोट मिला, उस ईवीएम के वोट में भी 55,21,073, मतलब उसमें भी 073 है। ये 073 3 बार रिपीट होता है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है और दिखाता है कि वोट में चोरी हुई है। और मैं आपको आगे की एक बात बताता हूँ, ये इसमें ये महाराष्ट्र में जैसे कि 2024 के लोकसभा में बीजेपी पार्टी जो खड़ी हुई है, 073 मतलब लास्ट के 2 डिजिट 73 ही है। तो 24 के इलेक्शन में 240 जो सीट भाजपा जीती है, तो भाजपा 240 जीती है, वो भी चोरी करके जीती है। वो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसका आंकड़ा है वोटिंग का 15,30,973, मतलब उसमें भी 73 है अंतिम। उसके बाद में और आगे मैं लेके जाऊंगा आपको। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में आ जाइए आप। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला 79,36,573। इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है। और आप जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा में जो खड़ी थी, तो देश में जो उनको वोटिंग मिला, उसमें भी जो वोट मिला उनको, तो वो मिला 11,91,36,573। मतलब ये 73 6 बार रिपीट होता है। तो तब मुझे यही लगता है कि चोर ने तो चोरी की है, लेकिन चोर को जेल में डाले तो ये जेल का कैदी नंबर 73 है। ये जेल का कैदी नंबर 73 है। ये 73 नंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने ये लेटर सजेशन के लिए आईटी मिनिस्टर को दिया, और आईटी मिनिस्टर ने उनको दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं इसके बाद में आपको एक और अच्छी बात बताऊंगा कि लोकसभा में जो 2024 का इलेक्शन चल रहा था, तो उसमें जीतन राम मांझी जी की पार्टी खड़ी थी, जो उनके गठबंधन में है। उसके बाद में उसके साथ में नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, वो भी गठबंधन में है। तो उन दोनों का भी जो ईवीएम वोट है, जेडीयू का और हम सेकुलर का जो है, उसका लास्ट भी 3 डिजिट 732 है। तो ये एक समान कैसे आता है? सवाल ये है। और ये ईवीएम स्कैम फार्मूला जो है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ये ईवीएम स्कैम फार्मूला स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वो हमेशा बोलते हैं ना कि हमारी ईवीएम मशीन स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भाई, तुम्हारी ईवीएम स्वतंत्र और निष्पक्ष होती तो ईवीएम स्कैम फार्मूला की जो आए हुए रिजल्ट है, ये लाइव रिजल्ट है, ये कांक्रीट एविडेंस है, ये कांक्रीट एविडेंस है। और ये कांक्रीट एविडेंस कोई इलेक्शन के पहले कोई भविष्यवाणी किए वाले नहीं है। इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट अपलोड किसने किया है? वेबसाइट पे चुनाव आयोग ने किया है। और वो अपलोड हुए वाले जो चुनाव आयोग के जो डाटा है, वही डाटा ईवीएम स्कैम फार्मूला में डाले हैं और पुट द वैल्यू गेट द आंसर आया है। और मैं आपको एक बताता हूँ, महाराष्ट्र के इलेक्शन में आप जाओगे ना, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला, मैं जो अभी बोला ना, अभी आपको 79,36,000
573, तो इसमें जो 573 है, यही 573 2019 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी पूरे देश में, तो उस पार्टी का भी वोट में 573 अंतिम अंक है। ये मतलब सिलेक्टिवली हो रहा है, ये इलेक्टेड नहीं है। ये जो खुद को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये भारतीय चयन आयोग है, ये भारतीय चयन आयोग है। और महाराष्ट्र में, और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊंगा, सोलापुर नॉर्थ ईस्ट करके एक मतदार क्षेत्र है, ये विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। सोलापुर नॉर्थ ईस्ट में वहां पर आपने नाम सुना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो उनका, और वहां पर एक पार्टी खड़ी थी विधानसभा में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो तुमको सबको पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो ये जो चोर लोग हैं, ये जो वोट चोर लोग हैं, इनको क्या करना है? जितना तुम मीडिया वाले हो या हम जैसे एक्टिविस्ट हो, तुम जितना चिढ़ाना चाहते, सड़ाना चाहते, सड़ाओ हमको, कोई हम बेशरम लोग हैं, ऐसा उनका एक तरीके से उनके बिहेवियर से लगता है। तो उन्होंने 1885 ही वो कैंडिडेट को दे दिया वोट। कितना? मतलब ले भाई, कांग्रेस के स्थापना वाला वर्ष ले ले, वर्ष का जो वोट है 1885 ये ले तेरे को दे रहा हूं। उसके बाद में और एक बात बताता हूं, आप नाला सोपारा मतदार क्षेत्र जानते होंगे महाराष्ट्र का, और ताजगांव कवटे, जहां से वो आर आर पाटिल का एरिया था, वो गृह मंत्री थे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो वहां पर वो मतदार क्षेत्र दोनों अलग है, दोनों मतदार क्षेत्र अलग है, और दोनों मतदार क्षेत्र में अलग अलग बसपा के कैंडिडेट खड़े। पता है आपको वोट कितने मिले हैं? 1 2 3 4, मतलब 1,234। मतलब ये ले 1 2 3 4, जैसे ये चुनाव आयोग के बाप के घर की खेती है, जो हम लोगों को ईवीएम से चुनाव कराते हैं, और सिलेक्शन से हमारे कैंडिडेट जो भी खड़े हैं वहां पर, हमारे देश के जो पार्टियों के जो खड़े हैं, और हमारे जैसे मैं नौकरी करता हूं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में। तो हम जैसे को जो इलेक्शन में काम करवाते हैं, मतलब हम किसकी गुलामी कर रहे हैं? चुनाव आयोग की गुलामी नहीं कर रहे हैं हम, ये सिलेक्शन आयोग की गुलामी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोगों की चोरी बहुत बड़े पैमाने में हो चुकी है। और मैं आपको जाते जाते और एक चीज बताऊंगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश में 255 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसमें अंतिम आंकड़ा कौन सा है? 55। वहां जाओ तो तुमको वहां पर उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश का जो ईवीएम का जो वोट हुआ है पूरे प्रदेश का 2022 के विधानसभा में, वो हुआ है 9,17,20,555। सिर्फ 55 ही नहीं, 55 है। मतलब तब मुझे लगता है कि ये 555 की सरकार है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इन्होंने तो रिजाइन देना चाहिए। उसमें 286 कितने 286 पार्टियां खड़ी थी पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में कुल पार्टियां कितनी खड़ी थी 2022 के विधानसभा इलेक्शन में? 286 में एक पार्टी थी अपना दल सोनेलाल, अपना दल सोनेलाल, जिनका राज्य मंत्री कैबिनेट केंद्र में राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल ना सर, अनुप्रिया पटेल वो मंत्री है। उनके पार्टी को भी वोट मिला 14,89,555। मतलब ये 555 राज्य के स्टेट में भी है, राज्य के टोटल ईवीएम वोट में भी है, और पार्टी के भी ईवीएम वोट में अपना दल सोनेलाल के भी 555 है, और बीजेपी पार्टी ने जीता है 55। उसके बाद में ये ईवीएम स्कैम फार्मूला के तहत जो चोरी पकड़ते हैं, तो 403 मतदार क्षेत्र में से 43 मतदार क्षेत्र ऐसे है कि ये ईवीएम स्कैम फार्मूला के चोर के पकड़ में आ गए। तो ये जब पकड़ में आए तो इसमें भी जो उसका टोटल क्या किए 43 कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उसमें भी 99,855, मतलब उसमें भी 55 का आंकड़ा है। तो ये सीधा दर्शाता है कि इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव सिलेक्टिवली हो रहे हैं, इलेक्शन से नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास मटेरियल तो बहुत है। हम इतना ही कहेंगे कि ये जो लेटर है, इस लेटर को अगर देश की सरकार अगर अपने आप को गरिमा चाहती है, गरिमा की सरकार मानती है, तो ये लेटर को का जवाब दे। वरना मैं इस देश के मिलेनियल से उनको एक सुझाव देना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा मिलेनियल से कि आप जैन जी और जैन अल्पा को उनके जेब पे
बैन ईवीएम सेव इंडिया नाम का बैच बांटे। जैसे कि मैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लोग बोलते हैं कि मेरे देश का नाम क्या है, मेरे देश का नाम है गणतंत्र भारत, हिंदी में, इंग्लिश में है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और विदेश में मेरे देश के नाम की पहचान है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और कोई नाम का मेरा देश की पहचान नहीं है। इतना तो सच है, और ये सच मेरे बाबा साहब ने मेरे कंधे पे लगाया है, और कंधे पे बोझ लेके मैं चल रहा हूँ। ईवीएम से वोट चोरी सिद्ध हुई है। अब सरकार इससे ज्यादा दूर ना भागे, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, वरना हम आगे की जो आपने जो अभी स्टूडेंट का आंदोलन देखे, आगे आपको वोट चोरी के खिलाफ में और ईवीएम के खिलाफ में बैन के लिए हम आपको ये जाते जाते इशारा दे रहे हैं। धन्यवाद। जय शाहूजी महाराज, जय महात्मा फुले, जय अंबेडकर, जय मंडल। साथियों, अभी आपने सुना कि ईवीएम के बारे में चर्चा हुई। चर्चा तो होना चाहिए संसद में, वहाँ हो नहीं रही है। एक वाकया मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, ये जोरों से था कि हर पार्टी जो प्रचार करती है वो अपने चुनाव चिन्ह का नाम लेती है कि उस पर बटन दबा। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप हाथ छाप पर बटन दबा, बीएसपी कहती है कि आप हाथी छाप पर बटन दबाएं, समाजवादी पार्टी कहती है कि आप साइकिल छाप पर दबाएं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप कहीं भी दबाएं। जीतेंगे हम, आएगा वही जिसका नाम लिया जाता है। देखिए, ये बार बार कहा जाता है कि द इलेक्शन प्रोसेस, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला, इट शुड बी अबव बोर्ड, लाइक सीजर्स वाइफ, इट शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन। किसी तरह का उन पर शक शुबा नहीं होना चाहिए। और जो बातें हमारे साथी रामटेक साहब ने बताई और जो हम लोग सुनते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से फिगर्स आते हैं, वो जैसे किसी ने बांट दिया। तो ये फिगर्स जो आते हैं, ये निश्चित तौर से ये दर्शाते नहीं हैं कि वो एक साधारण चुनाव में आए हुए फिगर्स हैं। वो एक चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने के बाद, और कई बार तो आपको आश्चर्य होगा कि उसका जो फाइनल काउंटिंग है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और टोटल नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड के बीच में बड़ा डिस्पैरिटी रहता है। पिछले लोकसभा में उसको पाटने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया फॉर्मूला अपनाया कि उन्होंने कोई भी होल फिगर नहीं दिया, उन्होंने हमेशा परसेंटेज में फिगर दिया, और वो परसेंटेज अगर ऊपर नीचे हुई तो उन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो बदल गए, तो जो आपको चाहिए फिगर वो दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, और मैं निवेदन करूंगा आज आपके माध्यम से देश के तमाम लोगों को, देखिए एक अहंकार आता है, वो अहंकार तब आता है कि आप मुझे वोट दें कि नहीं दें, हम जीतेंगे। वो अहंकार दिख रहा था जंतर मंतर पर, जब हमारे ही बच्चों को पुलिस किस बर्बरता के साथ और हमारे बच्चियों पर किस तरह के वो अपमान भरा और किस तरह के ढंग से वो उनके साथ सलूक कर रहे थे। ये तब भी दिखता है जब आप देखते होंगे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक वगैरह के पास जाए, वो जल्दी वोट मांगने भी नहीं आते हैं, वो एक है कि हमको आ जाएगा। तो ये अहंकार इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि वोट जो है वो हमें मिल रहा है, मशीन से मिल रहा है। और जो अभी डॉक्टर रतन लाल ने कहा, मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर बैलेट से चुनाव होगा और अभी चुनाव हो जाए तो जो 1984 में हुआ था कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में आई थी, जिसको सही ठहराने के लिए साहब ने भाषण में कहा कि 1984 में हम भी हारे थे लेकिन हमने ईवीएम पर दोष नहीं डाला। अब साहब को कौन बताए कि ईवीएम तो 90 के बाद शुरू हुआ था, लेकिन उनके भाषण का तौर तरीका है, वो इस बात को साबित करते हैं कि ईवीएम से हम नहीं जीत रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी रूपी जो राक्षस दानव है, उसकी जो आत्मा, उसकी जो जान बसती है वो ईवीएम में बसती है। ईवीएम हटने दीजिए, वो बिल्कुल धाराशाही हो जाएंगे। और इसी निवेदन के साथ खास तौर से हमारे जो नए नौजवान बच्चे हैं वो समझ रहे हैं
कि उनकी शिक्षा कैसे बचेगी, तो वो ईवीएम हटने के बाद ही बचेगी। किसान जो सड़क पे हैं उनको भी समझ में आ जानी चाहिए कि उनके साथ जो डील हुए हैं विदेशों में, जिनसे उनका गर्दन कट रहा है, उसको कैसे हटा सकते हैं, तो ईवीएम के हटाने से हट सकती है। इनके तमाम सड़कें जो जिन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, और जब आप गाड़ी लेके, अब दिल्ली में ही आज बारिश हो रही है, अब कई लोग, हम लोग रास्ते में लगभग हमारी गाड़ियां डूबती हुई आई हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार भी तब बंद होंगे जब ईवीएम बंद होंगी। जय संविधान।